हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स। सबसे पहले हमने बात की थी जेनेटिक्स क्या होता है, उसके बाद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसके बाद मेंडलिज्म को देखा था। मेंडलिज्म के अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ मेंडल देखा कि मेंडल की क्या क्या हिस्ट्री रही थी, उसका जन्म कब हुआ, उसकी डेथ कब हुई, वगैरह वगैरह। उसके बाद मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, उसके रीज़न देखे थे, और मेंडल की सक्सेस के रीज़न क्या थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मेंडल की वापस डिस्कवरी की थी, रीडिस्कवरी की थी। कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो, क्या क्या नाम था उनका? हॉलैंड के थे ह्यूगो द ब्रिज, जर्मनी के थे कॉल कॉरेंस, और ऑस्ट्रिया के थे वॉन शेर मार्क। तो यहाँ तक हमारा कल चैप्टर हो चुका है। तो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इन टर्मिनोलॉजी को अगर बिना समझे हमने डिस्कस किया जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स को समझना बेकार है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जेनेटिक्स। तो टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को और आराम से समझिएगा। सबसे पहले देखिए टर्मिनोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन। आप नाम सुना होगा जीन, ठीक है, जीन, डीएनए, ये सारे नाम सुने होंगे। तो जीन को अगर हमें समझना है तो हमें थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर आनी चाहिए सेल की। सेल आपने भी नाम सुना होगा, 9th क्लास में पूरा आपका चैप्टर है सेल। तो सेल देखिए, ये है एक सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके सेंटर में क्या होता है, इसका नेम होता है न्यूक्लियस। क्या नेम है? न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम किसका है? तो बोलेंगे न्यूक्लियस का है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, जितनी भी स्पीसीज हैं, वो सब किसके बने हुए हैं? तो बोलेंगे सेल के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? सेल के। किसी के अंदर एक सेल है, किसी के अंदर 2 सेल है, किसी के अंदर मल्टीपल सेल है, ठीक है। तो अलग अलग नंबर ऑफ सेल है, लेकिन है तो क्या? सेल। तो सेल के अंदर सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसका नाम है न्यूक्लियस। जब आप न्यूक्लियस को देखोगे, उसको न्यूक्लियस को ओपन करोगे तो आपको कुछ और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ऐसी, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर को क्या बोला? क्रोमोसोम, ठीक है। अब आपसे पूछे कि भाई क्रोमोसोम कितने होते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। तो अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की जितनी भी सेल है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? तो बोलेंगे 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। यानी आपके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46। मेरे में कितने हैं? 46। आस पड़ोस में कितने, जितने भी ह्यूमंस रह रहे हैं उनमें कितने हैं? 46। तो पूरी अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब की सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 होंगे। केवल ह्यूमंस के अंदर 46 होंगे। अब मान लीजिए आप किसी बात करें डॉगी की, तो डॉगी की सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? तो डिफरेंट होंगे, 46 नहीं होंगे, या तो कुछ कम होंगे या कुछ ज्यादा होंगे, ठीक है। आप बात करें काऊ की तो उसमें डिफरेंस होगा, आप बात करें मंकी की उसमें अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग स्पीसीज के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हम यहाँ पर किसकी बात करें? ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस की अगर आपसे पूछे कितने क्रोमोसोम होते हैं तो 46। और साथ में हम बात कर लेते हैं पी प्लांट, क्योंकि ये हमारे काम आएगा। पी प्लांट, अगर आपसे पूछे भाई पी प्लांट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं तो बोलेंगे 14। कितने होंगे? 14 क्रोमोसोम होंगे। पी प्लांट के अंदर कितने होंगे? 14 क्रोमोसोम। हमारे अंदर 46, पी प्लांट के अंदर 14। अब पी प्लांट, तो प्लांट भी किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर है पूरा आपका सेल वाला, तो वहां पर पढ़ा है। प्लांट के अंदर, प्लांट के भी जो सेल्स होती है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर भी क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहने का मतलब है स्पीसीज के अंदर वेरी करेंगे, जैसी अलग स्पीसीज उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर भी अलग अलग, ठीक है। अब सर बताइए सर, ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? तो क्रोमोसोम है
वो हम बोलेंगे किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए से। काफी पॉपुलर नेम है डीएनए, सुना होगा आपने। तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए से। अब वापिस से चेन को उल्टी करो, देखो डीएनए डीएनए मिलकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर। ठीक है, वापिस इधर जाओगे तो सेल, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को खोलोगे तो क्या दिखेगा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए से। समझ आ गया। तो डीएनए, अब डीएनए की बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, देखिए। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है, वो होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। क्या फॉर्म है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको 7th 8th के अंदर ही मालूम हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 11th तक भी पता नहीं चलता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि डीएनए की स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको जीन को समझना है तो थोड़ा बहुत डीएनए की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर देखिए, डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ऐसा देखा होगा आपने किसी इमेज के अंदर, किसी किताब के अंदर ऐसा बना हुआ। ठीक है, ये होती है डीएनए की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर है, बोले डीएनए की। ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर। अब डीएनए की स्ट्रक्चर में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसोम है, तो वहां पर अभी मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके कुछ काम का नहीं है। जब आप 12th के अंदर आओगे तो आपको बताया जाएगा कि डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर और क्या क्या होता है। अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर जैसे मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ऐसे मैंने उसके कुछ पार्ट कर दिए डीएनए की स्ट्रक्चर के। अब जीन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, देखिए जीन की डेफिनेशन होती है, इट इज ए फंक्शनल सेगमेंट, इट इज ए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये होती है जीन की डेफिनेशन। जीन मतलब इट इज ए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब फंक्शनल सेगमेंट का कहने का मतलब क्या है, इसका क्या मीनिंग है, फंक्शनल सेगमेंट। फंक्शनल सेगमेंट देखो, जीन जितने भी आपकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर हैं, जितने भी आपकी बॉडी में कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम किसका है, तो बोलेंगे जीन का है। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहा है। एग्जांपल देखिए, जैसे आपकी हाइट, किसी की हाइट 6 फीट होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 4 होती है, किसी की 5.5 होती है, किसी की 6 प्लस होती है, तो सबकी हाइट क्या है, अलग अलग है। तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म की हाइट है वो इतनी होगी। अब कॉकरोच है तो कॉकरोच की हाइट इतनी होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई स्नेक है तो स्नेक की हाइट इतनी होगी, काऊ है तो काऊ की हाइट अलग होगी, लॉयन की हाइट अलग होगी। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब की हाइट क्या है, अलग अलग है। तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, जीन। फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। सेकंड, आपकी स्किन का कलर, आपने देखा होगा कुछ है वो ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ व्हाइट कलर के होते हैं, कुछ क्रीम कलर के होते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो, ठीक है, तो उनकी स्किन का कलर क्या होता है, डिफरेंट है। यानी सब के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप की जीन है। यानी उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है कि आपके अंदर ब्लैक कलर की स्किन होगी कि व्हाइट कलर की स्किन होगी, कौन कंट्रोल कर रहा है, तो बोलेंगे जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आपकी हेयर का कलर, किसी के हेयर ब्लैक कलर के होते हैं, किसी के ब्राउन कलर के होते हैं, किसी के व्हाइट कलर के होते हैं, किसी के गोल्डन कलर के होते हैं। तो इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, बोलेंगे जीन कंट्रोल कर रहा है। यानी जितने भी आपकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर हैं वो उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, जीन का। इसलिए इसको क्या बोला गया है, फंक्शनल सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ये हमारा डीएनए की स्ट्रक्चर है। तो डीएनए की मान लीजिए ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जीन। ये इसका फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, जीन। फिर मान लीजिए ये वाला पार्ट है, ये इसका फंक्शनल यूनिट है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, जीन, ठीक है। पूरा डीएनए है वो जीन नहीं है, उसके कुछ पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे, जीन।
जो किस तरह होंगे, फंक्शनल सेगमेंट होंगे। कैसे होंगे, फंक्शनल सेगमेंट होंगे, यानी किसी ना किसी कैरेक्टर को क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे। तो मान लीजिए ये वाला पार्ट आपके हेयर के कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला पार्ट आपके स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, जीन। समझ आया? तो जीन ध्यान से देखिएगा, इट इज अ फंक्शनल सेगमेंट या फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा जीन। जीन को समझने के लिए ये आपको पूरा समझाया है। नेक्स्ट आता है एलील। इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। अब एलील है वो भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो नीट के अंदर बच्चे नीट की तैयारी करती हैं उनको भी समझ में नहीं आता है कि एलील क्या होते हैं। अगर आप कोई मेडिकल का कोई बच्चा है, तैयारी कर रहा है आपके आसपास पड़ोस के अंदर, उसको भी जाके पूछ लीजिए कि भाई एलील क्या होता है, बता, वो नहीं बता पाएगा, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। अब एलील को समझने से पहले आपको कुछ और समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, जीन है वो पेयर की फॉर्म के अंदर वर्क करते हैं। किस फॉर्म में वर्क करेंगे, पेयर की फॉर्म में। जीन वर्क्स इन पेयर्स, सॉरी पेयर, जीन वर्क इन पेयर। अब जीन है वो पेयर की फॉर्म के अंदर वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लीजिए आप हाइट। ठीक है, अब हाइट है तो हाइट के लिए, हाइट को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई जीन होगा। तो हाइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इसके दो फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, जीन के दो फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। हाइट को कंट्रोल करने के लिए जीन के दो फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, एक को हमने नाम दिया है कैपिटल टी और एक को नाम दिया है स्मॉल टी। कैपिटल टी है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की टॉलनेस के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी ऑर्गेनिज्म कितना लंबा होगा, कितना टॉल होगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, कैपिटल टी। स्मॉल टी क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट करने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, हाइट है, हाइट को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होगी, उस जीन के दो फॉर्म है, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉल करने के लिए। स्मॉल टी किसको रिस्पॉन्सिबल करेगा, शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये दोनों है वो पेयर्स की फॉर्म में वर्क करेंगे। जीन वर्क्स इन पेयर, पेयर की फॉर्म के अंदर वर्क करेंगे। तो इसके क्या क्या पेयर बन सकते हैं, देखिए क्या क्या पेयर बन सकते हैं। फर्स्ट पेयर या तो वो क्या हो, दोनों हो, वो कैसे हो, कैपिटल टी और कैपिटल टी। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों जो जीन है वो कैसे हो, कैपिटल टी और कैपिटल टी। या वो कैसे हो, दोनों स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ रहे हो, पेयर की फॉर्म में वर्क करेंगे तो इसके क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो दोनों क्या हो, कैपिटल टी हो, या दोनों ही क्या हो, स्मॉल टी हो, या क्या हो, ए कैपिटल टी हो और ये स्मॉल टी हो, या फिर ये स्मॉल टी हो या ये कैपिटल टी हो। इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, वापिस से देखिए, या तो दोनों कैपिटल हो या फिर दोनों स्मॉल हो, या एक कैपिटल एक स्मॉल, या एक स्मॉल एक कैपिटल। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, अगर दोनों कैपिटल होंगे, दोनों ही कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, टॉल करेगा। यानी ये वाला ऑर्गेनिज्म हमें कैसा दिखेगा, टॉल। क्लियर, ये वाला ऑर्गेनिज्म हमें कैसा दिखेगा, टॉल। अगर दोनों उसके अंदर जीन कैसे हैं, स्मॉल वाले हैं, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शॉर्ट के लिए, यानी कि बोने के लिए। तो ऑर्गेनिज्म हमें कैसा दिखेगा, शॉर्ट, यानी उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, इसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर यहाँ पर हो, यहाँ पर क्या होगा, देखो इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक है वो टॉल करना चाहता है और दूसरा क्या करना चाहता है, शॉर्ट करना चाहता है। तो अब हमें क्या यहाँ पर क्या दिखेगा, तो एक्सपेरिमेंट करके ये ऑब्जर्व किया गया कि इन दोनों कंडीशन के अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया गया है कि इन दोनों कंडीशन के अंदर, जिसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, उन दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है,
कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इनको ही हमने क्या बोला है, एलील। इनको हम क्या बोलेंगे, एलील। क्या बोलेंगे इनको, एलील। तो अगर आपको एलील की डेफिनेशन बोलनी हो तो क्या बोलेंगे, तो एलील मींस दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स, या हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग या अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन which are control a particular character in living organism। ठीक है, तो कैपिटल टी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉल के लिए। स्मॉल टी है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, शॉर्ट के लिए। तो ये दोनों क्या होंगे, एलील। क्या बोलेंगे हम इनको, एलील। ठीक है, तो ये हो गई एलील। ध्यान से समझिएगा, वापिस से अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके वापिस से रिवाइंड करके देखिएगा, एक दो बार इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये हो गया एलील वाला टॉपिक हो गया, जीन हो गया। थर्ड आता है होमोजाइगस। क्या आता है, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस मैं यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं साथ में ही। होमोजाइगस, होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है कि जब दोनों एलील क्या हो, सेम हो। होमोजाइगस क्या बोलेंगे कि जब दोनों एलील है वो कैसे हो, सेम हो। सेम मतलब या तो वो कैपिटल टी हो या वो स्मॉल टी हो। ये दोनों कैसे हैं, कैपिटल, ये दोनों कैसे हैं, स्मॉल। तो जब दोनों एलील क्या हो, सेम हो, ये एक एलील है और ये दूसरा एलील है, जब दोनों एलील क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। समझ आ रहा है, होमोजाइगस कंडीशन। सेकंड आता है टर्म हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस किसमें बोलेंगे कि जब दोनों एलील क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब यानी एक क्या है, कैपिटल है और एक क्या है, स्मॉल है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन या हेटेरोजाइगस एलील। इनको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस एलील। इनको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस एलील, जिसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। ठीक है, तो ये हो गया होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। फिर एक टर्म आती है डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट किसको बोलेंगे और रेसेसिव किसको बोलेंगे, देखिए। डोमिनेंट, डोमिनेंट मींस जो अपना इफेक्ट दिखाए। डोमिनेंट मींस जो अपना इफेक्ट दिखाए। जैसे मान लीजिए कल जो एग्जांपल लिया था कि एक कुश्ती का मैदान है, उसमें एक पहलवान व्यक्ति है, एक पहलवान वाला पर्सन है, बॉडी वाला पर्सन है, और एक दुबला पतला व्यक्ति है। तो दोनों में से किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, कौन अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा? ऑब्वियसली बात है जो पहलवान होगा, जिसकी बॉडी अच्छी होगी, वो वाला अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में हमें क्या मिला, टॉल। इस कंडीशन में क्या मिला, टॉल। और इस कंडीशन में कैसा मिला, ड्वार्फ या शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉल है क्योंकि दोनों ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉलनेस के लिए। सही है, तो यहाँ पर तो टॉल होना ही था। यहाँ पर शॉर्ट है या ड्वार्फ है, क्यों, क्योंकि दोनों ही जो एलील है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है, शॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा या फिर शॉर्ट हाइट का होगा। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर देखो, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है उसका इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, किससे, स्मॉल टी से। क्योंकि कैपिटल टी है उसका इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। डोमिनेंट, ठीक है। और स्मॉल टी है उसका इफेक्ट कम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेसेसिव। क्या बोलेंगे, रेसेसिव करेक्ट। तो ये हो गया डोमिनेंट एलील और ये हो गया रेसेसिव एलील। क्लियर, डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील, होमोजाइगस एलील, हेटेरोजाइगस एलील, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील। 4 टर्म हो गई। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है एक आपके फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ से वापिस से इसको सही कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
फिनोटाइप ठीक है। टर्म का नेम क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप फिनोटाइप मतलब देखिए यहां पर मेरे पास दो प्लांट है। कितने प्लांट है? दो प्लांट है। मैं एक बार रफली बना रहा हूं। ये देखिए ये हमारे पास दो प्लांट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसमें दोनों में से टॉल कौन है, ये इसको नंबर दे देते हैं 1 नंबर और ये 2 नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों प्लांट में से टॉल कौन है, लंबा प्लांट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि 1 नंबर वाला है वो लंबा प्लांट है और 2 नंबर वाला है वो बोना प्लांट है या ड्वार्फ प्लांट है या शॉर्ट प्लांट है, ये बोलोगे। तो फिनोटाइप यानी अभी आप क्या डिसाइड कर रहे हो, इसका फिनोटाइप डिसाइड कर रहे हो। क्या डिसाइड कर रहे हो? फिनोटाइप। यानी आपको बाहर से देखने पर आपको ये कैसे दिख रहे हैं, एक आपको लंबा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है और एक आपको छोटा दिख रहा है। तो इस कंडीशन को, इस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो आपको बाहर से दिखता है, ठीक है। यानी अभी आपसे पूछा मैंने कि हाइट की बताओ इन दोनों में से लंबा कौन है, किसकी हाइट ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? 1 नंबर की हाइट ज्यादा है और 2 नंबर की हाइट है वो कम है। यानी आप इसको किसकी, कौन सा कैरेक्टर बता रहे हो? इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप, ठीक है। अब जीनोटाइप की बात करें तो सेम यहां पर देखिए, अगर मैं दोनों प्लांट आपको टॉल दिखा दूं, दोनों प्लांट क्या बोलूं मैं? टॉल है, सेम हाइट के हैं, ठीक है। ये दो प्लांट है और दोनों प्लांट क्या है जिसकी हाइट क्या है? सेम है। तो अब आपसे पूछूं कि बताओ इनका जीनोटाइप क्या होगा, तो देखो अगर टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है तो मान लीजिए इन दोनों में पॉसिबिलिटी क्या है? टॉल, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है। तो टॉल प्लांट है तो ये क्या हो सकता है? कैपिटल टी, और ये क्या हो सकता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहां से समझिएगा, इसका जो जीन का जो कॉम्बिनेशन है, इसके 1 नंबर प्लांट के जीन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है? कैपिटल टी हो सकता है। और इसके जीन का जो कॉम्बिनेशन है यानी इसमें जो एलील है वो कौन हो सकते हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी, और इसमें हो सकते हैं कैपिटल टी। क्योंकि अगर कैपिटल टी भी होगा तो प्लांट कैसा होगा? टॉल। कैपिटल टी, स्मॉल टी होगा तब भी प्लांट कैसा होगा? टॉल, ठीक है। तो जब बाहर से देखोगे आप, तो बाहर से देखोगे तो आपको दोनों ही क्या दिखेंगे? टॉल दिखेंगे। दोनों ही क्या दिखेंगे? टॉल दिखेंगे। लेकिन जब आप इसके सेल के अंदर जाकर, न्यूक्लियस के अंदर जाकर, क्रोमोसोम के अंदर जाकर जब डीएनए को देखोगे, ठीक है, तब आपको क्या दिखेगा कि इसमें तो एक जीन तो कौन सा है? कैपिटल टी, और दूसरा कौन सा है? कैपिटल टी। और इसमें कौन सा है? एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। यानी जब आप इसके जीन को शो करोगे कि इसमें जीन है वो कौन कौन से हैं, जो एलील है वो कौन कौन से हैं, तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। यानी आप उसके कौन से कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, तो बोलेंगे जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, यानी जीन के कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस और ये हो गया इसका जेनेटिक अपीयरेंस। जेनेटिक अपीयरेंस, ठीक है। यानी जीन्स के लेवल पर जाकर आप बताओगे कि सर इसमें एक कैपिटल टी है और इसमें एक कैपिटल टी, स्मॉल टी है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है। बाहर से देखोगे तो दोनों क्या दिखेंगे? टॉल। लेकिन अंदर जाकर देखोगे तो एक में कैपिटल टी और एक में कैपिटल टी, स्मॉल टी है, तो डिफरेंट हो गया।
यानी ये इसका क्या हो गया, जीनोटाइपिक। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, जेनेटिक अपीयरेंस यानी कि जीनोटाइप। तो फर्स्ट हो गया डोमिनेंट रिसेसिव, सेकंड हो गया होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, थर्ड हो गया फिनोटाइप जीनोटाइप। क्लियर। तो ये हो गई कुछ टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा बात करें, इसको रफ कर रहा हूं, अब इसका कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरेंटल जनरेशन। पेरेंट जनरेशन किसको बोलेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे F1 जनरेशन, फिर हम करेंगे F2 जनरेशन। ठीक है, देखिए यहां पर कल वाला एग्जांपल लिया था, वापिस से वही ले रहा हूं। ये कौन है, डैड। ये कौन है, मॉम। ये कौन है, आप। ये कौन है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड। ठीक है, और ये कौन है, आपके बच्चे। नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपके पेरेंट कौन है, आपके पेरेंट कौन है, तो आपके पेरेंट क्या बोलोगे, ये कौन है आपके पेरेंट। सिंपल सी बात है, जिनसे आप पैदा हुए, जिन्होंने आपको पैदा किया है, तो ये हो गए आपके पेरेंट। ठीक है, ये हो गए आपके पेरेंट। आप क्या हो गए, इनके संतान, इनके बच्चे, यानी आपको यहां पर क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मींस होता है कि जो लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होते हैं। यानी आपके फादर और आपके मदर के बीच में कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ है, तो बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो चाइल्ड बच्चा पैदा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग। तो आप क्या हो गए, आप किसके ऑफ स्प्रिंग है, इनके ऑफ स्प्रिंग है। समझ आ रहा है। फिर आपने शादी की, आपकी वाइफ, आपने शादी की, आपने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। कौन सा रिप्रोडक्शन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। तो अब आपकी संतान ये हो गई, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, तो ये दोनों भी आपकी क्या होंगे, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया आपके परिवार का बायोडाटा, हो गया बायोडाटा। तो ये जनरेशन कौन सी है, ठीक है, सीधे पेरेंट्स से जो जुड़ी हुई जनरेशन होती है उस जनरेशन को बोलते हैं हम F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। ठीक है, ये पेरेंट और ये आप, तो आपकी जो जनरेशन है वो क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन। फिर आपके जब बच्चे पैदा होंगे तो इन जनरेशन को क्या बोलेंगे हम, F2 जनरेशन। ठीक है, जहां पर F का मीनिंग होता है फर्स्ट फीलियर। फर्स्ट, F1 का मीनिंग है फर्स्ट फीलियर और F2 का मतलब है सेकंड फीलियर। F1 का मतलब फर्स्ट फीलियर, F2 का मतलब सेकंड फीलियर। फीलियर का मतलब होता है, ये रिलेशन के लिए काम आता है। किसके काम आता है, रिलेशन के, यानी आपको और आपके पेरेंट को रिलेट करने के लिए काम आता है फीलियर वर्ड। तो फर्स्ट फीलियर ये आप और ये आपके पेरेंट, तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। ये जनरेशन कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन। फिर आपके बच्चे हो गए, तो आपके बच्चे हो गए तो F2 जनरेशन। इनके पेरेंट कौन है, ये, यानी कि आप इनके क्या हो गए, पेरेंट। और आपके पेरेंट कौन है, तो बोलेंगे ये। तो ये पेरेंट, ये F1 जनरेशन और ये F2 जनरेशन। समझ आया। F का मतलब फर्स्ट, F1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट फीलियर। फीलियर किसके लिए बढ़ाता है, रिलेशन करने के लिए, कि आपके और पेरेंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, आपके पेरेंट है, तो इनकी जो जनरेशन होगी फर्स्ट जनरेशन, वो कौन है, आप, इसलिए बोला F1 जनरेशन। आपके जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, F2 जनरेशन। ठीक है,
तो ये हो गया F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो यहीं पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्रॉस का मतलब ध्यान रखना रिप्रोडक्शन, क्रॉस का मीन्स रिप्रोडक्शन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्रॉस का मीन्स क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉस मीन्स रिप्रोडक्शन। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसा क्रॉस जिसमें हम कितने कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, ओनली वन कैरेक्टर स्टडी करेंगे। इट इज ए क्रॉस इन विच वी स्टडी अबाउट only one character, only one character। क्लियर? कितने कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, केवल एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी तरह बोले, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, केवल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको पूरा, कि जब आप मटर के प्लांट की केवल हाइट को डिस्कस करते हैं, हाइट को स्टडी करते हैं, केवल और केवल हाइट को स्टडी कर रहे हैं, बाकी किसी भी कैरेक्टर को स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सा क्रॉस लाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, इसका जब स्टडी करेंगे तो ये कौन सा क्रॉस कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह एक आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो नाम से पता लग रहा है, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, तो जिसमें हम कितने कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, 2 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, एक साथ 2 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट एंड सीड शेप, अगर दोनों की स्टडी हम साथ में कर रहे हैं तो वो कौन सा क्रॉस कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। थर्ड इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब तो आप बता दोगे क्या होगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इट मींस कितने कैरेक्टर, 3। मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, तो कितने कैरेक्टर स्टडी करेंगे, 3 कैरेक्टर्स की, 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, एक और आता है पॉली हाइब्रिड क्रॉस, पॉली हाइब्रिड क्रॉस, इसमें कितने कैरेक्टर की स्टडी, मोर देन 3, मोर देन 3। ठीक है, तो मोर देन, जो मैंने एक आपको टेबल बनाई थी ना लास्ट क्लास के अंदर, कि मटर के अंदर 7 कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, हाइट ऑफ प्लांट, सीड शेप, फ्लावर कलर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो 7 कैरेक्टर की जब एक साथ स्टडी करेंगे वो कौन सा क्रॉस कहलाएगा, पॉली हाइब्रिड क्रॉस। 3 कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। 2 कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये दोनों आपके कोर्स के अंदर है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो ये दोनों कोर्स आपकी बुक के अंदर हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस मींस 2 कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करना, हाइट ऑफ प्लांट एंड सीड शेप, दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं लेकिन स्टडी हम दोनों की एक साथ करेंगे। इसी तरह मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हाइट ऑफ प्लांट की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कुछ डेफिनेशंस। अब यहाँ पर एक टर्म की ओर बात करना चाहेंगे जिसका नेम है गैमिट। गैमिट आपकी बुक के अंदर कोई अलग से टॉपिक नहीं दे रखा, लेकिन जब हम आगे डिस्कस करेंगे, जो मेंडल्स के लॉ डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम बार बार वर्ड यूज करेंगे गैमिट गैमिट गैमिट। तो अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए गैमिट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। गैमिट एक सेल का नेम है, इसका नेम है, सेल का नेम है गैमिट। क्यों, कौन सी सेल को हम गैमिट बोलेंगे, तो उस सेल को हम गैमिट बोलेंगे जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हो, हाफ हो। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो, हाफ हो। यानी हम क्या बोलेंगे कि सेल विद
हाफ क्रोमोसोम, या यूं भी लिख सकते हैं सेल विद नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी बॉडी की सेल है, बॉडी की सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। आपकी पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सब में क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? 46। तो जितनी भी बॉडी की आपकी सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, उन सेल को हम क्या बोलेंगे? सोमेटिक सेल। क्या बोलेंगे? सोमेटिक सेल्स। ठीक है, जब इसके क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे तो 46 का हाफ कितना होता है? 23। अब ये जो सेल बनेगी 23 क्रोमोसोम वाली, उस सेल को हम क्या बोलेंगे? गैमेट। ठीक है, 46 का हाफ हो गया 23। 23 होते ही इस सेल का नाम चेंज हो गया, सोमेटिक की जगह इसको क्या बोलेंगे? गैमेट। ठीक है, अब गैमेट है वो मेल के अंदर भी बनेंगे और फीमेल के अंदर भी बनेंगे। तो गैमेट को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, एक हो गया मेल गैमेट और एक बन गया हमारा फीमेल गैमेट। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर बात करें, ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोलेंगे? स्पर्म। मेल गैमेट को क्या बोलेंगे? स्पर्म। और फीमेल गैमेट को बोलेंगे ओवा या ओवम। ध्यान से देखिएगा, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम? 46। 46 का हाफ हुआ, कितने हो गए? 23। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? गैमेट। गैमेट मेल में भी बनेंगे और फीमेल में भी प्रोड्यूस करेंगे। तो मेल गैमेट को क्या बोला? स्पर्म, और फीमेल गैमेट को क्या बोला? ओवा या ओवम। अब बात करें कि सर गैमेट बनेंगे कब? गैमेट बनेंगे केवल और केवल रिप्रोडक्शन के टाइम, केवल और केवल रिप्रोडक्शन के टाइम। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम बनेंगे गैमेट। अब आपने देखा होगा या सुना होगा स्पर्म के बारे में और ओवम या ओवम के बारे में। ये दोनों आपस में मिलेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। रिप्रोडक्शन के टाइम ये दोनों आपस में मिलेंगे, आपस में कंबाइन होंगे। तो इसमें कितने क्रोमोसोम? 23। इसमें कितने क्रोमोसोम? 23। जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक सेल आई है मेल से और एक सेल आई है फीमेल से। ठीक है, तो एक सेल आई मेल से और एक सेल आई फीमेल से, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन, और एक सिंगल सेल बना देंगे। इस सिंगल सेल को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। अब बताइए कि इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन जाइगोट? देन कितने होंगे? 23 यहां से आए और 23 यहां से आए, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। ठीक है, अब ये 46 क्रोमोसोम है, इनके अंदर लगातार क्या चलेगा? मियोसिस। मियोसिस सॉरी, इनके अंदर क्या चलेगा? लगातार कंटिन्यू चलेगा माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस आपने 9th क्लास में पढ़ा है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस लगातार चलता रहेगा और उसमें क्या होगा? एक सेल की 2 सेल, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16। तो इस तरह सेल है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, इस तरह से मल्टीप्लाई होती होती नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। और सब में क्रोमोसोम कितने होंगे? तो बोलेंगे 46। तो इस तरह चलता चलता आगे चलकर ये क्या बना देगा? एम्ब्रियो, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझ आया? वापिस से देखिए एक बार, ये सोमेटिक सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसके हाफ हो गए तो इसको क्या बोला? गैमेट। गैमेट मेल में भी प्रोड्यूस होंगे और फीमेल में भी प्रोड्यूस होंगे। मेल गैमेट को हमने क्या बोला? स्पर्म। फीमेल गैमेट को क्या बोला? ओवा या ओवम। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23। ये किस टाइम बनेंगे? किस टाइम बनेंगे गैमेट? केवल रिप्रोडक्शन के टाइम। जब मेल और फीमेल गैमेट का क्या फीमेल का क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा, उस समय क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। तो रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होगा? ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, यानी मेल और फीमेल आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन। कंबाइन होकर के ये मेल सेल और ये फीमेल सेल, ठीक है, फीमेल गैमेट, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए। कंबाइन होकर एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनेगी। उस सिंगल सेल स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? जाइगोट।
अब जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, तो 23 कहां से आए, मेल से आए, और 23 कहां से आए, फीमेल से। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस कितने हो गए, 46। यानी अब जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर नया क्रोमोसोम कितने होंगे, वापस से 46। ये लगातार किसमें चलाएगा, माइटोसिस चलेगा। यहाँ पर इस सेल के अंदर क्या चलेगा, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन का टाइप है, ठीक है। लगातार सेल डिवाइड होगी, एक की यहाँ पर कितनी बनेगी, दो, दो की चार, चार की आठ, इस तरह से लगातार सेल बन जाएगा और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस मल्टीपल स्ट्रक्चर, मल्टीपल सेल विद स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। फिर ये एम्ब्रियो लगातार डेवलपमेंट होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा, मान लीजिए ह्यूमंस की बात करें तो 9 मंथ के बाद क्या होगा, जो चाइल्ड है, अब ये आगे किस में डेवलप होता है, चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो चाइल्ड है वो लगातार डेवलप होता जाएगा और मदर के बॉडी से बाहर आ जाएगा 9 मंथ के बाद, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें गैमेट, वापस से देखिए गैमेट। तो गैमेट के अंदर क्रोमोसोम हाफ होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्रोमोसोम का हाफ होना बहुत ही जरूरी है। तो मान लीजिए अगर हाफ ना हो तो क्या होगा, हाफ ना हो तो क्या होगा, यहाँ पर कितने क्रोमोसोम आए, हाफ नहीं हुए तो 46, यहाँ पर कितने आएंगे 46, दोनों कंबाइंड होंगे तो इस वाले जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम बनेंगे, 92, ठीक है, 92 बनेंगे। फिर ये लगातार डिवाइड होता जाएगा। अब जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर बोलेंगे कितने क्रोमोसोम होंगे, 92, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे फादर और मदर के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46, हमारे अंदर कितने हैं, 46। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर 92 है, ठीक है। तो उस 46 बनाए रखने के लिए, 46 को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर क्रोमोसोम का हाफ होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम हाफ होते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं एक प्रोसेस होती है यहाँ पर, ठीक है, 46 से जब 23 कन्वर्ट होंगे उस प्रोसेस में क्या होगा, मियोसिस, ठीक है। दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो मियोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे और माइटोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, ठीक है, केवल नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। ये हो गया गैमेट के बारे में सारी बातें। इसी तरह ये तो हमने बात कर ली किसके रिगार्डिंग, ह्यूमंस के रिगार्डिंग, कि ह्यूमंस का मेल गैमेट क्या कहलाएगा, स्पर्म, और ह्यूमंस के फीमेल गैमेट क्या कहलाएगा, ओवा या ओवम। तो इसी तरह प्लांट के अंदर भी क्या होता है, प्लांट में भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है, तो वहां पर भी इनके नेम है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो बात करें प्लांट गैमेट की, प्लांट गैमेट के अंदर क्या होगा, सेम एक पार्ट होगा मेल गैमेट और एक होगा फीमेल गैमेट, ठीक है। अब मेल गैमेट को वहां पर जो नेम है वो अलग दे देंगे। यहां पर तो हमने क्या बोला, स्पर्म, वहां पर हम बोलेंगे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। और फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे, एग सेल। यहां पर बोलेंगे पोलन ग्रेन और मेल में क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन, और फीमेल के अंदर बोलेंगे एग सेल। तो इसका थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको बता सकता हूं। अगर आपने कभी फ्लावर लिया हो, ठीक है, कोई भी आप अगर फ्लावर लें तो आपने देखा होगा आपके हाथों पर थोड़ा सा येलो येलो सा कुछ मटेरियल है वो चिपक जाता है। तो जो येलो येलो सा मटेरियल आप पे चिपकता है वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। तो आपसे पूछे कि प्लांट का सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो प्लांट का सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्लावर, ठीक है। क्या होता है, फ्लावर। प्लांट है वो फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, तो प्लांट का सेक्स ऑर्गन कौन होगा, फ्लावर। उसमें मेल पार्ट भी हो सकता है और फीमेल पार्ट भी हो सकता है, यानी वे यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। वो अपनी अपनी स्पीशीज के हिसाब से क्या करेंगे, वेरी करेंगे। समझ आया। तो ये हो गया हमारा गैमेट वाला पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेल विद हाफ क्रोमोसोम। अब मान लीजिए पी प्लांट है, तो पी प्लांट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, पीछे हमने डिस्कस किया था, कितने होते हैं, 14। तो 14 क्रोमोसोम वाली सेल को हम क्या बोलेंगे कि ये उसकी क्या है, सोमेटिक सेल है। इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर दो, कितने हो गए, 7। अब इसको क्या बोल देंगे कि इसने क्या बना दिया भाई, इसने बना दिया गैमेट, ठीक है। अगर मेल है तो क्या बोल देंगे, मेल गैमेट, और फीमेल है तो क्या बोल देंगे, फीमेल गैमेट। तो ये सारी बातें हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंडल्स के लॉ उस समय वापस से बात करेंगे, सर गैमेट क्या होता है, गैमेट क्या होता है, गैमेट क्या होता है। तो अभी सारा एक साथ में डिस्कस कर लिया। ध्यान रखिएगा, मेल गैमेट को बोलते हैं पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग सेल। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेंडल्स के लॉ, कि मेंडल्स ने कौन कौन से लॉ दिए थे। 3 लॉ दिए थे मेंडल ने, उन सबकी डिस्कस करेंगे।
और साथ में मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।